हम में से कौन ये नहीं चाहेगा कि जब वो रात को बिस्तर पर लेटे तो उसे फौरन नींद ना आए। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं उनको अपनी टांगों में एक अजीब से बेचैनी का सामना करना पड़ता है जो उनके लिए वबाले जान बन जाती है। आज हम इसी बीमारी के बारे में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए आप देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बिस्तर पर लेटने के बाद टांगों में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होती है और आपका दिल करता है कि आप अपनी टांगों को हिलाएं, एक टांग को दूसरी पर मारें, उसे कपड़े से बांध दें, ये तकलीफ आपको सोने न दे, आप उठकर चलना शुरू कर दें जिससे आपको अपने पांव की बेचैनी में आराम महसूस हो, तो बहुत मुमकिन है कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। ये क्या बीमारी है, किनको होती है, क्यों होती है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या ये सीरियस बीमारी है, क्या इससे बचा जा सकता है, कौन सी दवाइयां हैं जिनको इस बीमारी के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हमने आज की अपनी इस वीडियो में दिया है। आप इसे जरूर आखिर तक देखिए। नाज़रीन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हमारी शोबे की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में यह समझा जाता है कि दिमाग के दो केमिकल्स, एक डोपामिन और दूसरा गाबा, जो हमारे पट्ठों यानी मसल्स की हरकत और खिंचाव में अपना किरदार अदा करते हैं, उनमें गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्टलेस लेग वाले मरीजों के जिस्म के किसी भी हिस्से, लेकिन खुसूसी तौर पर टांगों में एक अजीब सी बेचैनी का सामना करना पड़ता है। और ये तकलीफ खुसूसन उस वक्त ज्यादा होती है जब मरीज रेस्ट की हालत में होता है। मसलन बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, बहुत देर तक कुर्सी पर बैठा रहा अपने ऑफिस में या लंबे सफर के लिए, तो उस वक्त मरीज का दिल करता है कि वो अपनी टांगों को हरकत दे, अपने पट्ठों को हिलाए, और ऐसा करने से उसे सुकून मिलता है। अक्सर औकात जब तकलीफ बढ़ जाती है तो ये मरीज सोने के बजाय उठकर चलना शुरू कर देते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी औरतों को ज्यादा मुतासिर करती है और अमूमन ये बड़ी उम्र के लोगों, जो कि तकरीबन 45 या 55 साल के दरमियान वालों में ज्यादा देखी गई है। लेकिन ये जवान नौजवानों को भी मुतासिर करती है और छोटे बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अगर उनके बच्चे इस तरह की कोई शिकायत करें तो उसे लाजमन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। टांगों में बेचैनी के क्या असबाब हैं, ये बहुत अहम सवाल है, इसे जरूर समझिएगा। देखिए, अगर किसी के अंदर आयरन की कमी है, उसे गुर्दे की कोई बीमारी है, कोई खातून जो प्रेग्नेंट है, खुसूसन आखिरी 3 महीने वाले, मरीज को पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी किसी भी सबब से नसों की कोई बीमारी है, या मरीज कुछ ऐसी दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है जो कि रेस्टलेस लेग को बढ़ा देती हैं, और इसकी लिस्ट मैंने आगे चल के बताई है। ये जितने भी असबाब है मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। इसलिए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले मरीजों में हम कुछ टेस्ट जरूर करवाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त वो लिस्ट है जिसमें आयरन की कमी का पता चलता है, जैसे कि CBC, TIBC और सीरम फेरिटिन लेवल। अगर नसों की बीमारी यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का खदशा हो तो विटामिन B12, थायराइड और हीमोग्लोबिन A1C के साथ साथ नसों का टेस्ट, जिसे NCS नर्व कंडीशन स्टडी कहते हैं, वो भी करवाया जा सकता है। सिगरेट नोशी, शराब नोशी, ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करवा सकता है। लेकिन नाज़रीन, अक्सर औकात बावजूद इन तमाम चीजों के हमें किसी खास सबब का पता नहीं चलता। स्क्रीन पर मैंने दवाओं की एक लिस्ट दी है जो कि रेस्टलेस लेग करवा सकती है या इसकी शिद्दत को बढ़ा सकती है। इन दवाओं में सर फहरिस्त वो दवाइयां हैं जो डिप्रेशन, नफ्सियाती और एलर्जी के मसाइल में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपकी टांगों में बेचैनी की तकलीफ है तो अपनी दवाओं पे जरूर नजर डालें कि कहीं उनकी वजह से तो आपको ये तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी दवा अपनी मर्जी से आप बंद ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अब सवाल यह है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की तशखीस, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो आप जान लें कि रेस्टलेस लेग को डायग्नोस करने का कोई भी टेस्ट नहीं है। हमने ऊपर जिन टेस्टों का जिक्र किया था वो रेस्टलेस लेग का सबब ढूंढने के लिए थे।
रेस्टलेस लेग की डायग्नोसिस आपकी अलामात की बुनियाद पे होती है, यानी ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसलिए आप खुद भी पहचान सकते हैं अगर आपको इस बीमारी के बारे में इल्म हो। यहां मैं एक सवाल रखना चाहता हूं, वो ये कि क्या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम सीरियस बीमारी है, इसे संजीदा लेना चाहिए? तो इसका जवाब है यस। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को हमें सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर मरीजों में इस बीमारी की वजह से उनकी नींद शदीद डिस्टर्ब होती है, और ये एक रेड अलर्ट है, क्योंकि एक अच्छी नींद अच्छी सेहत की जामिन है। अगर रेस्टलेस लेग की वजह से आपकी नींद कई हफ्तों और महीनों तक डिस्टर्ब रहे, तो रिसर्च ये बताती है कि ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक, फॉलिज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे के खतरात बढ़ जाते हैं। इसलिए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की अगर आपके अंदर नाजरीन अलामात मौजूद हैं, तो अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर राब्ता कायम करें। अब आए बात करते हैं इलाज की। देखिए, इलाज के दो पहलू हैं। एक, अगर ऐसा सबब मिलता है जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करवा रहा है, तो उसे ठीक करना जरूरी है, जैसे कि आयरन की कमी वगैरह, या कोई आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि रेस्टलेस लेग करवा रही हैं या बढ़ा रही हैं, तो उसे हटाना जरूरी है। अगर आप सिगरेट नोशी, शराब नोशी या ज्यादा चाय या कॉफी पीने के आदी हैं, तो आपको इन चीजों के ऊपर भी नजरसानी करनी होगी। इलाज का दूसरा पहलू है वो खास दवाइयां जो रेस्टलेस लेग की तकलीफ में कमी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्क्रीन पर आप इन दवाओं की एक लिस्ट देख रहे हैं। ज्यादातर डॉक्टर हजरात या तो रोपिनिरोल या गाबापेंटिन से इलाज शुरू करते हैं। अगर मरीज की टांगों की बेचैनी शदीद हो, तो लीवोडोपा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग दवाई है, उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाओं के इलाज के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप 3 बातों को जरूर समझ लें, ताकि आप अपना इलाज बेहतर तरीके से जारी रख सकें। एक, क्योंकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ज्यादातर मरीजों को रात में तंग करता है, इसलिए ये दवाइयां आप बिस्तर पर जाने से तकरीबन 2 घंटे पहले लेंगे। अगर लंबे सफर, ऑफिस में ज्यादा देर बैठने या दोपहर के कैलूले में भी ये तकलीफ रहती है, तो आप ये दवाइयां दिन में 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, जरूरी नहीं कि जो दवाई आपको शुरू करवाई गई है उसी से लाजमी आपको फायदा हो। बाज़ औक़ात दवाई की डोज को, उसकी खुराक को बढ़ाना पड़ता है, और यह भी मुमकिन है कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट ये फैसला करे कि क्योंकि इस दवाई से फायदा नहीं हो रहा, तो उसको बंद करके दूसरी दवाई दे दी जाए। तीसरी अहम बात वो ये कि अगर इलाज शुरू हो गया तो कब तक जारी रखना है, इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं है। अमूमन अगर तकलीफ हल्की नोयत की है, तो 2-3 माह के लिए दवाई देकर उसे बंद किया जा सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से। अगर दवाई बंद करने के बाद दोबारा तकलीफ शुरू हो, तो दवाई दोबारा देनी होगी। लेकिन अगर रेस्टलेस लेग शदीद नोयत का है, तो अमूमन कई माह तक दवाई भी दी जा सकती है। एक अजीब सी बात आपको बताऊं कि कई मरीज तो इस बात पर राजी ही नहीं होते कि दवाई बंद की जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत रेस्टलेस लेग की वजह से तकलीफ वाला वक्त देखा होता है, और वो नहीं चाहते कि वो वक्त दोबारा आए। दवाइयों के अलावा नाज़रीन, आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ वर्जिशें भी तजवीज़ कर सकता है। मैं वर्जिशों का खुसूसन तज़किरा करूंगा। एक काफ स्ट्रेचिंग है, जिसमें आपके जो पिंडलियां हैं उसको स्ट्रेच करने, उसको खींचने के लिए, उसके अंदर तनाव पैदा करने के लिए वर्जिश की जाती है। और ये एक्सरसाइजेज आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं और बिस्तर पर लेट कर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सदका जारिया की नीयत से ये इल्म ज़रूर फैलाएं, लोगों से शेयर करें। हो सकता है कि आपकी ये शेयरिंग किसी की तकलीफ में राहत का बायस बन सके। अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।